साथियों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन को झकझोर कर रख देती हैं। साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी नन्ही की बड़ी सोच। आइए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। इंसान की दुनिया ईश्वर के संसार से बहुत अलग है। ईश्वर की रचना में सम्मोहन, आकर्षण, सुंदरता, पारस्परिक संबंध एवं निर्भरता है। सूर्य को ही देखो, अपने ऊर्जावान किरण से कहाँ भेद करता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर, कौन ऊंच है, कौन नीच। वह समान रूप से अपने किरणों से जग को प्रकाशित कर ऊर्जा से भर देता है। चंद्रमा की शीतलता, वायु का बहाव, मेघों की फुहार, धूप और छांव कब, कहां और किससे भेद करते हैं। परंतु उसी ईश्वर के संसार में मानव की दुनिया इतनी विभिन्नताओं से भरा है। क्या यह ईश्वर की चाह है? यह मानवीय कृत्य। ईश्वर की दृष्टि तो समान है, यह खिचड़ी से सबको हाँकता है। वह जो भी हो, जैसे भी हो और जहां भी हो, आंगन में बैठे अध्यापक रमाकांत गंभीर मुद्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशील थे और मानव के प्रति दुखी। कहां से अचानक ये विचार मस्तिष्क में उभर आए थे, वे खुद नहीं समझ सके। लेकिन हाँ, यह सच है कि जीवन स्मृतियों का संगम है। इस संगम में बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। मुझे याद है एक घटना जो मुझे बहुत ही प्रभावित किया था। शायद वही आज मुझे अपनी ओर खींच ले गई। अध्यापक रमाकांत जी ने अकेले आंगन में एक कुर्सी पर बैठे और दूसरी पर पैर फैलाए बिल्कुल शांत ऊपर देखते सोच रहे थे। अरे मास्टर जी, कहाँ खोए हैं? पड़ोस के सह उम्र रमाकांत ने आकर अचानक पूछ बैठे। रमाकांत जो शाम के समय अक्सर मास्टर जी के पास आकर बैठते और आप बीती बातें देर समय तक करते। मास्टर जी ने चौंक सा गए, पर तुरंत संयमित होकर बोले, हाँ रमाकांत भाई, आप आओ बैठो। कहाँ खोए थे? रमाशंकर ने पूछा। क्योंकि बात की शुरुआत के लिए कोई बहाना भी तो होनी चाहिए। रमाकांत ने शायद यहीं से ही बात की शुरुआत करना चाहा हो। रमाकांत भाई, जीवन बहुरंगी है, कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं दुख तो कहीं सुख। लेकिन दुख और भी बढ़ जाता है जब दुख का कारण कोई अपना ही हो। अरे क्या हुआ, कोई समस्या? रमाशंकर ने घबराए हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरे नहीं भाई, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने कष्ट और दुख से ही दुखी हो जाए। सही कहा आपने, पर हुआ क्या? रमाशंकर मास्टर जी के मन में उठ रहे भाव को समझने को उत्सुक हो उठे। अपने अध्यापकीय समय में मैं स्कूल के बच्चों के नामांकन के लिए गांव में गया था। सभी बच्चों को समझा बुझाकर पढ़ने के लिए तैयार किया। बच्चे बस्ता लिए मेरे आगे आगे चल पड़े। तभी अचानक एक नन्ही बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ, क्या अब मैं स्कूल जाऊं? 5 साल की बेटी ने अपने पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखकर हौसला से उत्साहित थी। मुस्कुराती हुई माँ ने बच्चे को गोद में उठाकर बोली, हाँ बिल्कुल, मेरी मुन्नी स्कूल जाएगी। दुलारती हुई माँ ने बड़े प्यार से बोली, पढ़कर मेरी बेटी क्या बनेगी? कहते हैं जैसे लोग वैसा समाज, तथा जैसा संस्कार वैसा परिवार। वह अभी ठीक से पांव भी नहीं रख पाती थी। 2 कदम मुश्किल से चलती गिर पड़ती, पर माँ के प्रश्न का तुरंत जवाब देती हुई बोली, अफसर। माँ फिर से मुस्कुराकर हृदय से गले लगा ली और दुलारती हुई बड़े प्यार अफसर। माँ फिर से मुस्कुराकर हृदय से गले लगा ली और दुलारती हुई प्यार करने लगी, बिल्कुल मेरी बिटिया अफसर बनेगी। और फिर बच्चे को लेकर घर में चली गई। वातावरण और परिवेश का बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। सच है कि होनहार बीरवान के हो चीखने पात, किंतु उस बीरवान को सींचने का काम अच्छा वातावरण और परिवेश ही करता है। समय अपने गति में सदैव आगे गतिमान है। समय बीतता गया,
बच्चों का वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुका था। नया सत्र लागू हो गया था। बच्चों का नामांकन शुरू हुआ। सुबह स्कूल खुला 1 घंटे बाद नामांकन के लिए अपने माँ के साथ वह बच्ची संकोची स्वभाव में शर्माती हुई धीमी आवाज में बोली, गुरुजी नमस्ते। बेटा नमस्ते, कैसे हो? मास्टर जी ने प्यार जताते हुए पूछा। अब बिना संकोच किए अपने माँ का हाथ पकड़े पकड़े बच्ची ने बिना सोचे समझे तुरंत बोली, गुरुजी मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। अरे हाँ भाई, तुम तो बेटी हो, प्यारी बेटी। मास्टर जी ने तुरंत अपनी बात बदले हाव भाव के साथ बच्ची के पीठ को थपथपाते हुए बोले, रमाशंकर भाई, यह बात उस बच्ची की तरह छोटी भले थी पर बात में गहराई बहुत थी। उसकी यह बात ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। रमाशंकर ने अनुभव किया कि यह बताते हुए मास्टर रमाकांत जी का चेहरा गंभीर हो गया था। अरे भाई, बच्ची ने तो सही कहा, इसमें गंभीरता और गहराई की क्या बात है? रमाशंकर ने मास्टर जी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं रमाशंकर भाई, अक्सर हम और हमारा समाज बेटी की तुलना में बेटा को ज्यादा महत्व देता है। यही धारणा बेटी को भी बेटा कहने को मजबूर कर देता है। हम बेटी को बेटा क्यों कहें? बेटा को तो बेटी नहीं कहते। हमें बेटी को बेटी और बेटा को बेटा ही कहना चाहिए। मास्टर जी ने रमाशंकर को समझाते हुए कहा, हाँ यह बात तो बिल्कुल 16 आना सही है और सत्य भी। हमें अपनी सोच और परंपरागत विचारों को बदलना चाहिए। रमाशंकर ने मास्टर जी के बात को स्वीकारते और समर्थन करते हुए कहा, तो इतनी सी बात पर यहाँ एकांत में बैठकर दुखी हो रहे हो? रमाशंकर ने मास्टर जी से कहा, नहीं भाई, मैं दुखी उस बच्ची की बात और अपनी सोच पर नहीं हूं, बल्कि मैं उस घटना से द्रवित और भावुक हूं जिसने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया था। फिर से मास्टर जी भावुक होते हुए दिखाई दिए। मास्टर जी, आज का दौर काफी हद तक बदल चुका है और बदल भी रहा है। बहुत सारे रूढ़वादी विचारधाराएं अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब बहुत सारे लोग बेटी बेटा में फर्क नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। आगे मास्टर जी की बात बिना सुने ही मास्टर जी के मन की शांति और भावुकता को कम करने के लिए रमाशंकर ने बातों से अप्रत्यक्ष रूप से समझाना चाहा। रमाशंकर भाई, बात केवल वही नहीं है, कुछ बात व्यक्ति के कर्मों और परिस्थितियों का है जो समय और तकदीर पर निर्भर करता है। मास्टर साहब बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे और मन की व्यथा आज कह डालना चाहते थे। रमाशंकर को अब बोलने का मौका ना देते हुए अपनी बात रखते हुए कहा कि रमाशंकर भाई, बुधवार का दिन था। स्कूल में एमडीएम के अंतर्गत दूध मिलना था। बच्चों को कतार में व्यवस्थित खड़ा कर एक के बाद एक को दूध दिया गया। बच्चे अपने अनुसार उचित जगह पर बैठकर दूध पी रहे थे। अचानक मेरी नजर ने जो देखा वह आज भी मैं भूल नहीं पाया। रमाशंकर ने मास्टर जी की बात को सुनकर भाव विभोर होना शुरू हो चुके थे। अब उनमें मास्टर जी को समझाने की ताकत बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। और आगे क्या हुआ? उत्सुकता पूर्वक रमाशंकर ने पूछा। हाँ रमाशंकर भाई, मास्टर जी ने रमाशंकर के इस उत्सुकता को स्वीकारते हुए कहा, मैंने देखा कि वही बच्ची जिसने मुझे समाज में बेटे की गरिमा और सम्मान सिखाया था तथा बेटी होने का गर्व, वह अपने हिस्से का दूध गिलास के एक छोटी सी बोतल में उड़ेल रही थी। और इतना ही नहीं, बगल में बैठे बच्चे के हिस्से का दूध भी उस बोतल में उड़ेल रही थी। इसलिए कि शायद बगल में बैठा बच्चा दूध ना पीना चाहा हो, या हो सकता है कि उस बच्चे ने उस बच्चे से दूध ना पीने के लिए कुछ कहा हो सकता है। और फिर तब क्या हुआ? अब रमाशंकर मास्टर जी द्वारा बताए जा रहे उस घटना में पूर्णतः डूब चुके थे। जानना चाहते थे कि आगे और क्या हुआ। रमाशंकर भाई, दूध उन्हें पीने के लिए था। उसे बोतल में भरते देख मैं उसे डांटते हुए कहा, दूध पीने के लिए दिया गया तो पीती क्यों नहीं? पी लो। वह कुछ ना बोली, सिर नीचे कर ली। मैं समझाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। सोचा कि अभी पी लेगी। मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। तभी एक बच्चे ने आवाज दी कि गुरुजी, यह बस्ते में दूध रखी है। अरे, मैंने तो इसे पीने के लिए समझाया था।
इतना समझदार बच्ची ऐसी हरकत क्यों कर रही है? नहीं पीना था तो ना पीती, किसी और को दे देती या फिर ना ली होती। मास्टर जी मन ही मन में सोचते हुए बच्चे को प्यार से बुलाया, न केवल जानने के लिए कि वह दूध क्यों नहीं पी, बल्कि प्यार और इसने बस बातें करने के लिए। गुड़िया इधर आओ। गुड़िया बच्ची का नाम नहीं था, पर गुरुजी ने स्नेह से पुकार कर कहा। वक्त और परिस्थितियां, आचार और विचार सब बदल कर रख देते हैं। वही लड़की जो बेटी को बेटा कहने पर बोल पड़ी थी, आज गुड़िया कहने पर कुछ ना बोली। जीवन के भी कई रंग होते हैं, कुछ रंग जो वैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो दिखता नहीं उसको समझना मुश्किल होगा, पर हाँ अंतरात्मा को एहसास शायद हो ही जाती है। मास्टर जी को क्या पड़ा था बच्ची दूध पीती या ना पीती, लेकिन अंतरात्मा उन्हें उस बच्ची की ओर खींच ले जा रही थी। बच्ची सिर नीचा किए डरी तो नहीं थी, पर सहमी सहमी सी मास्टर जी के पास आई। दूध क्यों नहीं पी? दूध पीना चाहिए, दूध पीने से ताकत आती है, दिमाग तेज होता है। मास्टर जी ने बड़े प्यार से दुलारते हुए अपनेपन के भाव से कहा, ऊपर देखो, सिर ऊपर करो। लेकिन वह सिर नीचे किए खड़ी रही। क्या हुआ बिटिया, क्या बात है? मास्टर जी ने खुद ही उसके सिर को प्यार से बातें करते करते ऊपर किया। उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। वह सिसकियां लेने लगी। क्या हुआ, मुझे बताओ। मास्टर जी ने प्यार से पूछा। माँ बीमार है, माँ को दूध नहीं आ रहा है, छोटा बाबू दूध के लिए रोता है, माँ भी रोने लगती है, पास में पैसे भी नहीं है। माँ कह रही ठीक, मैंने सोचा यह दूध घर ले जाकर बाबू को दूंगी तो बाबू नहीं रोएगा, उसका पेट भर जाएगा। तभी पास में बैठा बालक जो अपना दूध उसे दिया था आकर कहा, गुरुजी इसने कहा कि दूध कभी कभी नहीं पीना चाहिए, दूध बच्चों के लिए होता है, हम सब तो बड़े हैं। तब मैंने अपना दूध इसे दे दिया। रमाशंकर ने देखा कि मास्टर जी के आंखें भर आई। रमाशंकर की आंखें भी आंसुओं से डबडबा आई थी। मास्टर जी आगे कुछ कहते कि रमाशंकर बोल पड़े, मास्टर जी परिस्थितियां सब सिखा देती है। अफसर बनने की इच्छा रखने वाली बच्ची पर क्या बीती होगी। आंखों से आंसू पोंछते हुए मास्टर रमाकांत ने कहा, भाई रमाशंकर, मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, सिवाय बच्ची को बैठाने के, और आज भी उस नन्ही की बड़ी सोच को भूल नहीं पाता हूं। वह एक गरीब परिवार से थी, उसके पिता को गुजरे तब 4 महीने भी नहीं हुआ था। वही एकमात्र कमाने वाला था। जब घर के मुखिया ना रहे तो पूरे परिवार की रीढ़ टूट सा जाता है। सभी परेशानियों को झेलती माँ बच्चे के हौसले को हिम्मत से सींच रही थी। उसकी हिम्मत ही उसका बल था। मास्टर रमाकांत बड़े ही गंभीरता से रमाशंकर को उस परिवार के व्यथा को सुना रहे थे। तभी रमाशंकर ने भी अपने मन की भड़ास निकालने से कहाँ चूकते। उन्होंने कहा, मास्टर जी, मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और यही समझा कि परिस्थितियों से लड़ने वाला सदैव इतिहास रचता है। बिल्कुल रमाशंकर भाई, मास्टर जी ने सिर हिलाते हुए कहा। अब शाम का अंधेरा दोनों को चलने का संकेत देने लगा था। रमाशंकर बिल्कुल शांत थे, भावुक थे। मास्टर जी से चलने के लिए व्यवहारिक आदेश लेने के लिए कहा और फिर दोनों एक दूसरे से राम राम करते अपने अपने घर चले गए।